हेलो बच्चों। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एक सेकंड पार्ट और एक नया पार्ट। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शॉर्ट में IED के नाम से भी पुकारते हैं। तो बच्चों, जो 40 मार्क्स का हमारा पेपर होता है पार्ट बी का, वो इसी पूरे यूनिट से आता है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों, ये जो हमारी बुकलेट है, ये बुकलेट जितने भी डिजिटल क्लासेस वाले बच्चे हैं वो इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारी रिफ़्रेशर बुक है जिसको हम फॉलो करेंगे पूरे साल। और जितने भी बच्चे फ़ेस टू फेस क्लासेस के हैं उनको ये बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी इंस्टीट्यूट में ही। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो बुक है मैं बता देता हूँ, ये हमारी ही APC बुक्स की बुक है। तो जैसा कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी अपनी बुक आपके साथ शेयर करी थी, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो और ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास रिफ़्रेशर बुक का होना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं। क्वेश्चंस जो भी आते हैं इसमें वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। तो हमें सारी बातों को इसी बुक से अपनी कवर करनी है। तो बच्चों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए हम फटाफट से शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस बुक के अंदर बच्चों जो 40 मार्क्स की हमारी कवरेज रहती है, उसके अंदर ये टोटल 3 यूनिट्स आते हैं, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8 जो हम पढ़ेंगे। यूनिट 6 है 12 नंबर का, यूनिट 7 है 22 नंबर का और यूनिट 8 है 6 नंबर का। कुल मिलाकर हो गया टोटल 40 मार्क्स। तो इसमें टोटल बच्चों हमारे 3 यूनिट्स हैं। हाँ, अलग अलग यूनिट्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। और आज जो हम शुरू करेंगे बच्चों, वो हम शुरू करेंगे अपने आज चैप्टर नंबर 1 से। इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या मेन टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसकी चर्चा आज शुरू करते हैं। और ये चैप्टर जो है ये हमारा किस पर आधारित है, इसकी भी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई और क्या कहानी है, हम आइए एक बार इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं और मैं आपको अपने साथ साथ लेके चलता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन से मेरी बातों को सुनना है। बिल्कुल सिर्फ ध्यान से, सिर्फ कंसंट्रेशन से आपको बातें सुननी है। कुछ भी लिखना नहीं है आपको, कुछ भी लिखना नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी लिखना नहीं है। लिखने का काम जो भी होमवर्क का होगा रजिस्टर में, मैं वो आपको खुद बताऊँगा। और जब तक मैं नहीं बताऊँगा आपको कुछ भी लिखना नहीं है। सिर्फ जो बच्चे जिनके पास अगर बुक है वो अपनी बुक में मार्किंग कर सकते हैं, और अगर अभी बुक नहीं है तो सिर्फ आप सुनेंगे ध्यान से, और कुछ भी अभी और करने की आवश्यकता नहीं है। आइए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ, उसने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन इंडिया में रखी और इंडियन इकनॉमी का जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आया। सबसे पहले बच्चों, इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इसमें सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पर एक क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, चाहे फिल इन द ब्लैंक में आए, चाहे MCQ में, या चाहे ट्रू फॉल्स में आए। तो एक एक छोटी छोटी जानकारी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इसीलिए फिर से कहा आपसे कि इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें रिफ्रेशर बुक से इससे ही पढ़ना है। ठीक है सर। तो बच्चों, कहाँ से शुरुआत हुई? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की इकोनॉमी का कंट्रोल लिया। अब उसके बाद आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, लगभग 100 साल के बाद, जब रिवॉल्यूशन भारत में क्रांति शुरू हुई, तो फिर वो ट्रांसफ़र हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से। जो क्राउन था वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया, जिन्होंने फिर एक तरह से अगले 200 साल तक हमारे ऊपर राज करा था, जिसको बोलते थे बच्चों कॉलोनियल रूल। अब ये कॉलोनियल रूल क्या होता है? ठीक है ना, ये व्हाट इज़ दिस कॉलोनियल रूल। तो बच्चों, इसको पढ़ते हैं एक बार कि कॉलोनियल रूल का मतलब क्या, या कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या। इट रिफर्स टू अ सिस्टम
of relations between two countries of which one is the ruler। देखो बच्चों, इसमें दो देशों का एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है कि एक देश जो है वो रूलर की भूमिका निभाएगा एंड द अदर इज़ इट्स कॉलोनी, और दूसरा उसकी कॉलोनी बनेगा। कॉलोनी आप समझते हैं ना, सुना भी होगा, ये मेरी कॉलोनी है। तो मेरी कॉलोनी का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ के रूल्स मैं डिसाइड करूँगा, यहाँ पे जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। तो पहले बच्चों दो देशों के बीच में ऐसा रिलेशन या ऐसा एग्रीमेंट हो जाया करता था जिसमें एक देश होता था रूलर और एक देश बन जाता था उसकी कॉलोनी। द रूलिंग कंट्री हैज़ द कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सब्जुगेटेड कंट्री, और उसमें सारा कंट्रोल जो होता था बच्चों वो होता था रूलिंग पार्टी के पास, रूलिंग कंट्री यानी कि जो रूल कर रही है उसके पास। तो इस सिस्टम को बोलते थे कॉलोनियल रूल या कॉलोनियलिज्म। तो बेसिकली कैसे शुरुआत हुई और क्या हालात थे बहुत साल पहले कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले भारत में अपने पांव जमाए, फिर उसके 100 साल बाद 1857 में प्रॉपरली ब्रिटिशर्स का रूल आ गया, जिन्होंने कॉलोनियल रूल यहाँ पर लगभग 200 सालों तक करा टिल इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। तो बच्चे इसमें हर छोटी बातों पर कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हमको डीपली ये बातों को पढ़ना है। अच्छा, अब इंडिया जो था बच्चों वो इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था और एक बहुत ही प्रॉस्पेरस इकनॉमी था बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत को बोलते थे ना सोने की चिड़िया, तो ये वही बात लिख रहा है कि इंडिया जो था इंडिपेंडेंट था, आज़ाद था, सेल्फ रिलायंट था, अपने आप में काबिल था एंड प्रॉस्पेरस था, मतलब सब कुछ बढ़िया था। फिर जब उसके बाद ब्रिटिशर्स का रूल आया और उन्होंने 200 साल तक इंडिया पर राज करा, द इंडियन इकोनॉमी ऑफ द 18th सेंचुरी वॉज प्राइमरीली एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब होता है बच्चों कि भारत की इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा बेस्ड थी। अब फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। तो देखो लगभग इंडियन इकोनॉमी अब लिखा है वॉज फ्लरिशिंग टिल द मिड 18th सेंचुरी, यानी 1857 तक तो सब कुछ इंडिया में ठीक चल रहा था। उसके बाद स्टार्टेड टू डिक्लाइन विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के आने के बाद हमारे इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बिगड़ गए। तो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वो ये कि हमारे हालात इंडिया के ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत अच्छे थे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब उन्होंने 200 साल हम पर कॉलोनियल रूल करा तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी के हालात जो हैं वो ख़राब हो गए। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन और इसी के इर्द गिर्द पूरा ये चैप्टर है बच्चों। अब सेकंड टॉपिक है लो लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जो भी हमारे देश की इनकम थी या नेशनल इनकम थी वो बहुत कम थी। अब पहले तो इसमें ये बातें लिखी हैं कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट्स ने कोशिश तो करी थी, पर सबसे बेहतरीन अटेम्प्ट या सबसे क्लोजेस्ट अटेम्प्ट डॉक्टर राव का माना गया। तो उन्होंने जो नेशनल इनकम के फिगर्स निकाले या उन्होंने जो रियल या नेशनल आउटपुट के फिगर्स निकाले उसको कंसिडर करा गया कि वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। अच्छा, अब जो उन्होंने फिगर्स निकाली बच्चों उससे देखो क्या समझ में आई। फिगर लिखा है द ग्रोथ ऑफ द एग्रीगेट रियल आउटपुट और जीडीपी वॉज लेस देन 2% ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो एग्रीगेट रियल आउटपुट है या जिसको जीडीपी कहते हैं उसका ग्रोथ रेट जो था वो 2% से भी कम था। शुरू के लगभग 50 साल, मतलब 20वीं शताब्दी के 50 साल, शुरू के 50 साल में हमारा टेक्निकली जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो 2% से भी कम था, ये लिख रहा है। और नॉट ओनली द पर कैपिटा इनकम वॉज लो
बट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वॉज ऑल्सो इनइक्विटेबल। मतलब हमारे देश में पर कैपिटा इनकम तो कम थी ही थी, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी बहुत अनइक्वल था। इसका मतलब है अमीर तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, लेकिन गरीब जो है वो कुछ ज़्यादा ही गरीब रह गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे देश की इनकम का अनइक्वल था। अच्छा, पर कैपिटा इनकम होती क्या है वो यहाँ बॉक्स में लिखा है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है बच्चों नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो ये छोटा सा पॉइंट 1 नंबर में पूछ सकता है। तो ये बात भी हमने जान ली। अब हमको ये देखना है कि ब्रिटिशर्स ने जो हम पे 200 साल रूल करा उसका हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों वो पूरा का पूरा ये पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने की वजह से या ब्रिटिशर्स की वजह से हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रभावित रहा। सबसे पहले नियरली 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस दौरान मतलब जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल करते थे उस दौरान लगभग 85% देश की जनता कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी, है ना। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका लिविंगहुड जो था वो किससे आता था? एग्रीकल्चर से ही आता था। तो मतलब एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा एक कह लो सबसे बड़ा पहिया था या सबसे बड़ा पिलर था, एग्रीकल्चरल सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है बॉक्स में, उसको हम 1 नंबर के लिए पढ़ते हैं। क्या है इन्फॉर्मेशन? कि फ्रेंच ट्रैवलर था एक, उसने ये बोला था कि इंडिया जो है 17वीं सेंचुरी में इज़ रिचर देन इजिप्ट। मतलब उसने बंगाल के लिए स्पेसिफिकली ये कोट करा था कि भारत में जो बंगाल है वो इतना रिच है कि इजिप्ट से ज़्यादा वो रिच है। ऐसा शुरू के दिनों में भारत के बारे में लोग कहा करते थे। लेकिन खैर फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और कैसे उन्होंने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का सत्यानाश करा वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मेन कॉजेज़ ऑफ द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। स्टैग्नेशन का मतलब ये कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर रुक गया, कोई ग्रोथ नहीं हुई। स्टैग्नेशन मतलब बस ख़त्म, कोई मूवमेंट नहीं। तो ऐसे क्या कारण थे? ठीक है ना। तो बच्चों 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट कारण थे, तो पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले नंबर 1 लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो देखो बच्चों इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। दिस लैंड रेवेन्यू या टेन्योर सिस्टम हैज़ 3 फॉर्म्स। इसमें 3 फॉर्म हुआ करते थे इसके, खैर रेलिवेंट कम है बट फिर भी। एक था ज़मींदारी सिस्टम, महालवरी सिस्टम एंड रियोटवारी सिस्टम। 3 सिस्टम हुआ करते थे, घूम फिर के आप ज़मींदारी सिस्टम ही समझ लो। तो इस सिस्टम की वजह से क्या हुआ, इसने 2 तरह की क्लासेस को जन्म दिया। एक को बोलते हैं लैंडलॉर्ड्स या ज़मींदार्स, और दूसरे हो गए लैंडलेस या कल्टीवेटर्स। तो लैंड मतलब ज़मीन, लॉर्ड्स मतलब ज़मीन के भगवान, ज़मीन के मालिक, जिनको ज़मींदार बोल दिया। लैंड मतलब ज़मीन, लेस मतलब बिना ज़मीन के, यानी इनके पास ज़मीन नहीं है, कल्टीवेटर्स। तो हुआ क्या, आप देखो बच्चों, ज़मींदार्स यूज्ड टू एक्सप्लॉयट कल्टीवेटर्स। ज़मींदार्स क्या करने लगे, वो कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉयट करने लगे। दे यूज्ड टू चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द कल्टीवेटर्स। वो कल्टीवेटर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चार्ज करने लगे कि भाई आपको हमारी ज़मीन पर अगर कल्टीवेशन करनी है तो हम आपसे इतना रुपए लेंगे या इतनी फसल लेंगे। उनसे बहुत हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू लेते थे। बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से द स्मॉल फार्मर्स नीदर हैड सफिशेंट रिसोर्सेज नॉर द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। अब इस वजह से जो बेचारा छोटा फार्मर था उसके पास ना तो इतने रिसोर्सेज थे ना इतना पैसा था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके, और दे कुड नॉट लीव एग्रीकल्चर डिस्पाइट देयर एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकेशनल एवेन्यूज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर। और वो इतना मजबूर था व्यक्ति
कि वो एग्रीकल्चर को छोड़ के कुछ और भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास कोई और सुविधाएं या कोई और पैसे कमाने का जरिया ही नहीं था। इसके अलावा देखो, बिसाइड्स दिस द जमींदार्स फोर्स्ड द कल्टीवेटर्स टू वर्क और टू गिव बेगर ऑन देयर फार्म्स। और वो उनको फोर्स करते थे, कल्टीवेटर्स को, ज़मींदार्स, कि तुम्हें हमारी ही ज़मीन पर काम करना है और हमारे लिए ही फसलें उगानी हैं। और खुद वो क्या करते थे, दे देमसेल्व्स लेड ए लैविश लाइफ एंड हार्डली स्पेंड देयर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, दस एग्रीकल्चर रिमेन बैकवर्ड। तो हुआ क्या अल्टीमेटली सिस्टम की वजह से कि लैंडलॉर्ड्स ने, ज़मींदार्स ने कल्टीवेटर्स को इतना एक्सप्लॉइट करा कि वो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचते थे, खुद वो अच्छी अपनी लैविश लाइफ जीते थे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम में उन्होंने कोई इन्वेस्ट नहीं करा और धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर जो है वो पीछे हो गया। तो एक कारण था हमारे देश के एग्रीकल्चरल सेक्टर के पीछे होने का, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़्यादा एम्फेसिस, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे हमारी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ को, सॉइल प्रोडक्टिविटी को या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन को। और वो क्या करते थे, वो सिर्फ मॉनसून पर भरोसा करते थे कि बारिश आ गई तो ठीक है, अच्छी फसल हो जाएगी, बारिश नहीं आई तो नहीं होगी। तो ब्रिटिशर्स ने भी अच्छी सुविधाओं पर कोई भी हमारे देश में काम नहीं करा और उन्होंने सिर्फ खुला छोड़ दिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कि मॉनसून होगा अच्छा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द कंट्रीज एग्रीकल्चरल सेक्टर वर रिड्यूस्ड टू द लोएस्ट लेवल। तो इस वजह से हमारे देश का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो गया एंड फार्मर्स वर फोर्स्ड टू लिव इन मिजरी, और फार्मर्स की हालत भी बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद है तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, ब्रिटिशर्स ने क्या करा बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि हमें भारत में कल्टीवेटर्स को बोला कि आप हमें कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगा के देंगे, ठीक है ना। उन्होंने कैश क्रॉप्स को उगाने पर बहुत फोकस करा। क्यों करा मैं बताता हूँ भी आगे। यहाँ से पढ़ते हैं, बट दिस डिड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स बिकॉज कैश क्रॉप्स वर यूज्ड मेनली बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। Thus Britishers transformed Indian agriculture into a raw material exporting activity. अभी बताता हूँ। As a result of reduction in the production of food crops and lack of proper policies, the country had to suffer from frequent occurrences of famines. ठीक है, देखो बच्चों क्या थी पूरी कहानी। एक कॉन्सेप्ट होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है जिसमें हम क्रॉप्स को उगाते हैं बच्चों, किसके लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, ना कि उसको बाज़ार में बेचने के लिए। बहुत ही कम बाज़ार में बेचते हैं। लेकिन दूसरा होता है कमर्शलाइजेशन, जो ब्रिटिशर्स ने करा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इट इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यानी कि उनका उद्देश्य था सिर्फ कैश क्रॉप्स उगाओ और एनकरेज करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाओ। तो कैश क्रॉप्स वो होती हैं बच्चों जिनको आप बाज़ार में आसानी से बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो ब्रिटिशर्स का मोटिव ये नहीं था कि लोग भारत के अच्छी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करें, वो अपने सेल्फ कंजम्पशन को, अपनी नीड्स को पूरा कर पाएँ, नहीं। ब्रिटिशर्स का मोटिव था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगवाई जाए ताकि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा मिले, और भारत सिर्फ एक कैसा देश बनता जा रहा था धीरे धीरे कि जो एग्रीकल्चर कर रहा है और बाहर बेच रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है और बाहर बेच रहा है, और अपने यहाँ पर उसको भुखमरी यानी कि फेमीन का सामना करना पड़ता था। ये लिखा है कि हमारे अपने देश के हालात ऐसे हो गए थे कि हमारे पास खुद के लिए खाना या खुद के लिए क्रॉप नहीं था और हमारा देश रेगुलर फेमाइंस झेलता रहता था।
ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट का बेसिक मतलब है। उसके बाद और क्या हालात थे एग्रीकल्चरल सेक्टर के, आगे देखते हैं। देखो सबसे बड़ा कारण क्या था हमारे देश में एग्रीकल्चरल सेक्टर के पिछड़ने का, पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो इसने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करा। It not only created the problem of shortage of raw material and food crisis in the country, but also resulted in a loss of market for finished goods. तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश को एक फूड क्राइसिस को भुगतना पड़ा, या कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हुआ। कैसे हुआ देखो, पहला पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितना बड़ा इम्पैक्ट था। Partition created the serious problem of shortage of raw material for jute mills of Kolkata and textile mills of Mumbai and Ahmedabad. सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो जूट मिल्स के लिए हमें रॉ मटेरियल नहीं मिले और टेक्सटाइल मिल्स के लिए हमें रॉ मटेरियल नहीं मिले। क्यों ऐसा हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन द होल फर्टाइल लैंड अंडर जूट प्रोडक्शन वेंट टू ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, मतलब नाउ बांग्लादेश। यानी कि जब पार्टीशन हुआ तो जूट प्रोडक्शन की जितनी अच्छी वाली ज़मीन थी वो सारी की सारी कहाँ चली गई पार्टीशन के बाद? ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको अब हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो इसीलिए हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया और हमारी बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ने रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की समस्या को झेला। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा पार्टीशन का? फूड प्रॉब्लम। अब जो पंजाब और सिंध एरिया था, वेस्ट पंजाब और सिंध एरिया, वो अपने अच्छे खाने पीने की चीज़ों और अच्छी एग्रेरियन लैंड के लिए जाना जाता था, और पार्टीशन के बाद ये सारा एरिया भी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो इसकी वजह से भी हमारे देश में कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस होने शुरू हो गए। और तीसरा इम्पैक्ट ये पड़ा पार्टीशन का, लॉस ऑफ मार्केट। पार्टीशन की वजह से बच्चों हमारा जो भारत का मार्केट था पूरा का पूरा, उसका साइज़ भी छोटा हो गया, कम हो गया, क्योंकि दो टुकड़े हो गए। तो अब हमारा साइज़ छोटा हो गया तो हमारे मार्केट का साइज़ भी छोटा हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट का भी नुकसान हुआ। यानी कि पार्टीशन की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को 3 नुकसान और झेलने पड़े। तो एक तो रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था प्रॉपरली, फूड की समस्याएं तो हो ही गई थी, और हमारा मार्केट भी छोटा हो गया था। तो अब अगर इसको हम सम अप करें अभी तक की बात को, तो ये कि ब्रिटिशर्स का एग्रीकल्चरल सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे रिलेटेड हमने जो बातें सीखी जो इम्पोर्टेंट हैं, कि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्यों वो ख़राब हुआ, उसके 4 मेन कारण हैं। एक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें ज़मींदार होते थे और वो ज़मींदार एक्सप्लॉइट करते थे कल्टीवेटर्स को, उनसे ज़्यादा किराया वसूल करते थे, उनको बोलते थे कि आप हमारी ही लैंड पर काम करते रहेंगे, और वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर पिछड़ गया। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने भी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी या ड्रेनेज फैसिलिटी या प्रोडक्टिविटी को लेकर कोई काम नहीं करा, उन्होंने सारी चीज़ें मॉनसून पर छोड़ दी, जिस वजह से भी हमारे देश का एग्रीकल्चर पीछे रह गया। तीसरा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने सारा फोकस करा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाएं और भारत सिर्फ एक कैश क्रॉप को उगा के बेचने का एक मार्केट बन जाए, और कोई भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग भारत में ज़्यादा नहीं हो पाई, जिस वजह से हम अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते थे, और भारत में इसीलिए कई बार भुखमरी यानी फैमाइन भी हो जाता था। और चौथा कारण है स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का, पार्टीशन। पार्टीशन का नुकसान हमें बहुत ज़्यादा हुआ। जितना भी फर्टाइल जूट का एरिया था वो सब बांग्लादेश में चला गया, जितना भी अच्छा वेस्ट पंजाब और सिंध का एरिया था फूड के लिए वो पाकिस्तान में चला गया, और कहीं ना कहीं हमारे मार्केट का साइज़ भी छोटा हो गया। तो बच्चों देखो, ये जो हमने पढ़ा ये बेसिकली क्या था, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, जो मैं आपको एक चैप्टर की समरी दिखा रहा हूँ। बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि भारत की इकनॉमी जो थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर उसके क्या हालात थे। तो उसमें सिर्फ हमने जो आज मेनली डिस्कस करा वो एक पार्ट करा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में भारत के क्या हाल थे, या क्यों वो ख़राब हुआ, या ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाया।
तो बाकी जब हम आगे की वीडियोस कवर करेंगे बच्चों, तो इसी तरह हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारत में क्या हाल थे, फॉरेन ट्रेड्स को लेकर इंडियन इकनॉमी में क्या था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेकर इंडियन इकनॉमी में कैसे हालात थे, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इंडियन इकनॉमी के क्या हालात थे। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि 1950s में, मतलब इंडिपेंडेंस के आसपास में, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भारत की कंडीशन क्या थी। तो आज जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा पढ़ा था एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड। तो इन सारी बातों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, जो अभी फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है। और धीरे धीरे मैं आपको आगे की वीडियोज़ में अगले सेक्टर्स के बारे में सिखाऊंगा और देन आपको मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिया करूँगा। तो बाकी का पढ़ाई हम अब करेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में।